लास्ट क्लास एकदम बेसिक डिस्कस किया था। क्या अकाउंटेंसी क्या है? इट इज अ लैंग्वेज ऑफ द बिजनेस। किसके लिए पढ़ रहे हैं हम लोग ये लैंग्वेज? ओ बाबा, किसके लिए पढ़ रहे हैं हम लोग ये लैंग्वेज? किसी को तो कम्युनिकेट करना पड़ेगा ना। कौन है इन लोग? यूजर्स ऑफ अकाउंट्स। कौन है ये यूजर्स? बेसिकली दो यूजर्स है। कौन कौन? इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल में कौन कौन है? ऑनर्स, मैनेजमेंट और बस। एक्सटर्नल में लास्ट क्लास में जाते जाते ये सब पढ़ा था। ठीक है, बेसिकली हमने बस एकदम बेसिक देखा था कि अकाउंट्स के अंदर व्हाई वी आर रीडिंग दिस अकाउंट्स, बिकॉज ये लैंग्वेज है जो हम लोग को कम्युनिकेट करना है। इट्स द लैंग्वेज ऑफ द बिजनेस। अब बिजनेस में जितना भी लेन देन होगा, पैसा आएगा जाएगा, सामान आएगा जाएगा, उसको रिकॉर्ड करना है। रिकॉर्ड करके मुझे कम्युनिकेट करना है। कम्युनिकेट किस तरीके से करना है, दैट विल टीच अस अकाउंटेंसी। ठीक है, इसमें दो तरह के यूजर्स है, वन इज इंटरनल, अनदर वन इज एक्सटर्नल। इंटरनल बोले तो जो हमारे घर के आदमी है, मालिक खुद, और बिजनेस को मैनेज करने वाले, बेसिकली मैनेजर्स एंड ऑल। जैसे बड़ी कंपनी की बात करूं, रिलायंस में अंबानी जी थोड़ी ना सब कंपनी संभाल रहे हैं। उनके अलग अलग डायरेक्टर्स है, मैनेजर्स है, तो उन लोग को हम क्या बोलते हैं? मैनेजमेंट। फिर देयर आर एक्सटर्नल यूजर्स। कौन कौन है एक्सटर्नल में? जैसे आपने बोला गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को क्या इंफॉर्मेशन चाहिए? वेदर वी आर पेड टैक्स ऑन टाइम और नॉट। और कौन था? इन्वेस्टर। उसको क्या चाहिए? आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। वो जो पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, कहीं पैसा डूब तो नहीं जाएगा इस कंपनी में। देन प्रोवाइडर्स ऑफ फाइनेंस कौन था? प्रोवाइडर्स ऑफ फाइनेंस बेसिकली वो लोग जो कंपनी या फिर फर्म को लोन देता है, जो हम लोग को पैसा देता है, उसको अपन क्या बोलते हैं? प्रोवाइडर्स ऑफ फाइनेंस। उन लोग को क्या टेंशन है? टाइम पे रीपेमेंट मिलेगा या नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट का रीपेमेंट होगा या नहीं होगा, प्रिंसिपल रीपेमेंट होगा या नहीं होगा, वो इंफॉर्मेशन चाहिए। और कौन लोग थे? कॉम्पिटिटर्स। उन लोग को क्या इंफॉर्मेशन चाहिए? बिजनेस स्ट्रेटेजीज, क्या क्या हम लोग करने वाले हैं फ्यूचर में, हमारा प्रोस्पेक्ट्स वगैरह क्या है। जैसे अचानक से अभी महिंद्रा एक्सयूवी X3O लॉन्च हुआ एट अ रेंज ऑफ, जो बाकी कंपनीज एक्सयूवी लॉन्च करते हैं, तो अचानक से लॉन्च किया और इतना सारा फीचर्स है। सोचो यदि उसको अपने कंपटीटर्स के बारे में नहीं पता होता, तो क्या वो उस प्राइस रेंज में इतना कॉम्पिटिटिव मार्केट में ला पाते क्या? नहीं। और उनको पता कैसे चला? थ्रू द अकाउंट्स ऑफ अदर कंपनीज। तो अदर कंपनीज का अकाउंट्स भी हमें देखना हो तो कैसे देखेंगे? पॉसिबल है क्या? कहाँ मिलता है? गूगल पे। इजीली अवेलेबल है पब्लिक पोर्टल में। किसी भी कंपनी का आप मारो बैलेंस शीट ऑफ दिस, तो मिल जाएगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ दिस कंपनी, आपको मिल जाएगा। क्लियर है? तो इतने सारे यूजर्स के बारे में हमने पढ़ा था। फिर और पढ़ा था क्या था कि ईयर्स तीन तरह का होता है। वन इज कैलेंडर ईयर, दूसरा, तीसरा अपने लिए कौन सा काम आएगा? फाइनेंशियल ईयर। अपना न्यू ईयर कब होगा? 1 अप्रैल। फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट्स ऑन 1 अप्रैल एंड एंड्स ऑन 31 मार्च। और असेसमेंट ईयर क्या होगा? उसका नेक्स्ट ईयर विल बी द असेसमेंट ईयर फॉर प्रीवियस ईयर। इज इट क्लियर? जैसे अपने स्कूल में होता है, अभी हम लोग 2024 में एकेडमिक सेशन में एडमिशन लिया, बट इसका एग्जाम कब होगा? 2025। मतलब जो आपने 2024 में पढ़ाई किया है, उसका असेसमेंट कब होगा? 2025 में, थ्रू योर फाइनल एग्जाम। फिर हम लोग डिसाइड करेंगे कि आपको 12th में प्रमोट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इज इट क्लियर? सो ये तीन तरह का ईयर्स होता है। तो लास्ट क्लास में जो अपन ने किया था, एक बार उसको लिखेंगे, फिर आगे डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। ये सब हमने जो डिस्कस किया था, आज आपका काम है पहले एज ए नोट्स लिख के रखो, कि कुछ कुछ स्कूल्स के अंदर में वो पूछते हैं, इनिशियली यूनिट टेस्ट के अंदर में आपसे पूछ लेंगे डिस्क्राइब करो, तो फिर एटलीस्ट अपन को लिखना आना चाहिए। ऑनर्स को क्या चेक करना है? मालिक को ये जानना है धंधे में कितना प्रॉफिट हुआ है या फिर कितना लॉस हुआ है। एंड द सेकंड टर्म फाइनेंशियल पोजीशन में बताऊंगा कि ये क्या होता है। ठीक है, जो हाईलाइट किया है ना, दैट मींस दीज आर द न्यू टर्म्स जो अपन को आज सीखना है। तो पहला पॉइंट ऑनर्स में क्या लिखा मैंने? टू चेक प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस। प्रॉफिटेबिलिटी बोले तो प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस। टू चेक प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस। बाकी जो लोग आज पहली बार बैठे, ज्यादा कुछ नहीं किया हमने, इतना ज्यादा पढ़ लिया था लास्ट क्लास, इतना सा। तो शायद तुम लोग नहीं लिख पाओ,
इसके लिए एक आदमी हायर कर लेना जो तुम्हारा ये इतना पार्ट लिख दे, बहुत ज्यादा था ये कंटेंट। टू चेक प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस, सेकंड ascertain financial position of the business, ascertain to ascertain financial position of the business, to ascertain financial position of the business. Number 3, to check reasons for profit or loss. जानना पड़ेगा ना, सिर्फ ये जानने से तो नहीं होगा कि धंधे में प्रॉफिट हुआ है नुकसान हुआ है, ये भी तो समझना पड़ेगा कि बिजनेस में प्रॉफिट हुआ तो क्यों हुआ, ताकि नेक्स्ट ईयर भी हम लोग प्रॉफिट करें। लॉस हुआ है तो रीजन क्या है, सो दैट नेक्स्ट ईयर अगेन लॉस ना हो, राइट। छोटा सा यदि एग्जाम में आपके पास यूनिट टेस्ट वगैरह में पूछ ले तो एटलीस्ट यू आर इन अ पोजीशन कि आपको पता हो कि आपको क्या लिखना है। एकदम पूरा थ्योरेटिकल भी नहीं, पूरा पैरा लंबा लंबा छाप के आना है पूरा एक पेज, वो भी जरूरत नहीं है, टू द पॉइंट आप इतना लिखोगे चलेगा। फिर मैनेजमेंट को भी क्या चाहिए, वो भी तो मालिक जैसे ही है, बड़े बड़े लोग हैं, उनको प्रॉफिटेबिलिटी तो पता करना ही है। पहला पॉइंट है टू नो प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस, टू नो प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस। नेक्स्ट, ऑर्गेनाइजेशन goals have been achieved or not। क्यों मैंने बोला था ना, अंबानी जी तो क्या करेंगे, पैसा लगा देंगे और वहां एक मैनेजर को बिठा देंगे और बोलेंगे बेटा तू चला, मेरे को तो बस रिटर्न चाहिए। तो टाइम टाइम उसको चेक करना पड़ेगा भाई सब कुछ सही है या नहीं है। कल को अंबानी जी आएंगे एक दिन चेयर पे बैठेंगे, बेटा बता क्या किया पूरा साल भर, बोलेगा सर यही किया, और उसकी नौकरी गई। तो उसको तो क्या चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन गोल हैव बीन अचीव्ड और नॉट। थर्ड, whether we are working as per the, whether we are working as per the objectives of the business, जिस पर्पस के लिए बिजनेस सेटअप किया था क्या उस लाइन पे चल रहा है या फिर अपने ही इशारों पे चल रहा है। सोचा था ये करेंगे वो करेंगे लेकिन कुछ कर ही नहीं पा रहे, तो ऑब्जेक्टिव्स भी हम लोग का अचीव हो रहा है या नहीं हो रहा, दैट्स द बेसिक इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट वांट्स टू नो। ऐसे बहुत कुछ लिख सकते हैं बट टू द कंसाइज है ये चीजें। क्लियर है ऑनर्स एंड मैनेजमेंट वाला पॉइंट, ठीक है। मालिक को क्या जानना है, प्रॉफिटेबिलिटी, दूसरा फाइनेंशियल पोजीशन, तीसरा रीजंस फॉर प्रॉफिट और लॉस, और मैनेजमेंट को प्रॉफिटेबिलिटी जानना है, यदि ऑर्गेनाइजेशन गोल्स अचीव हुआ है या नहीं हुआ है, एंड तीसरा एज पर द ऑब्जेक्टिव हम लोग रन कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे। गवर्नमेंट को क्या चाहिए, टैक्स लायबिलिटी कितना हुआ, वेदर हमने टाइम पे टैक्स पे किया या नहीं किया। तो पहला पॉइंट था अमाउंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी, ये असरटेन करना है मुझे, द अमाउंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी, the amount of tax liability। Next point, whether tax have been, पहला पॉइंट क्लियर है, amount of tax liability। next, whether tax have been paid, whether tax have been paid on time or not, whether tax have been paid on time or not, क्या हमने समय पे सरकार का टैक्स पेमेंट किया या नहीं किया। ठीक है, जैसे आजकल जीएसटी रिटर्न फाइल करना होता है ना, जीएसटी पता है ना क्या होता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आप लोग कुछ भी चीज बाई करते हो तो आप लोग जीएसटी पे करके आते हो, जैसे आप लोग रेस्टोरेंट में खाना खा के आते हो,
तो उस बिल के अंदर जीएसटी लगा हुआ रहता है @5%। वो जो आपने टैक्स पे किया है वो बेसिकली किसके पॉकेट में जाएगा? लेकिन अभी किसके पॉकेट में आप देके आए? रेस्टोरेंट ओनर के पास या होटल ओनर के पास। अब ये होटल ओनर का रेस्पॉन्सिबिलिटी वो किसके पॉकेट में डिपॉजिट करे? गवर्नमेंट कब डिपॉजिट करेगा? ड्यू डेट सेट है। जैसे कि सपोज वी आर इन द मंथ ऑफ, अभी जस्ट जस्ट मई स्टार्ट हुआ, आज 1 मई, तो अप्रैल खत्म हो गया ना। तो 30 अप्रैल तक जितना जीएसटी कलेक्ट किया है बिजनेसमैन ने, इट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी कि 20 तक वो सारा गवर्नमेंट के पास डिपॉजिट कर दे। 20 मतलब नेक्स्ट मंथ का 20 तारीख तक सारा टैक्स गवर्नमेंट को डिपॉजिट करना होता है, राइट? तो ये है कि वेदर वी हैव पेड टैक्स ऑन टाइम और नॉट। इफ नहीं किया तो 20 तारीख तक नहीं किया, देन क्या होगा? पेनल्टी लगेगा उस पर। ठीक है, पेनल्टी अलोंग विथ इंटरेस्ट। इफ ज्यादा समय डिले किया ना तो फिर और ज्यादा इंटरेस्ट लगेगा। इज इट क्लियर? तो गवर्नमेंट पेनलाइज करता है। वैसे ही आप लोग जब एक साल में कमाते हो, राइट, एक बिजनेसमैन जब अर्न करता है तो इट इज ए रेस्पॉन्सिबिलिटी वो ऑडिट करवाए। देखा, बड़ी बड़ी कंपनी का ऑडिट होता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑडिट करते हैं, राइट? तो वो ऑडिट में क्या होता है? टैक्स लायबिलिटी चेक करते हैं, क्या उन्होंने टाइम टू टाइम पे किया या नहीं किया। तो ये सब कैसे पता चलेगा? चेहरे से तो पता नहीं चलेगा, अकाउंट्स के थ्रू पता चल जाएगा। इफ आपने पे किया होगा तो पेमेंट करने का अकाउंटिंग एंट्री किया होगा। इफ आपने उस चीज को रिकॉर्ड किया है तो गुड, नहीं किया है तो पकड़ा जाएगा। क्लियर है? थर्ड पॉइंट, बिजनेस इज रनिंग लॉफुली। ऐसा तो नहीं गैर कानूनी काम कर रहे हो तुम लोग, उल्टा पुल्टा कुछ छुपा रहे हो, टैक्स इवेजन हो रहा है, आप लोग अपने लेबर के साथ टाइम टू टाइम पे नहीं कर रहे हो। तो बहुत सारी चीजें हो सकती है और ये सारी चीजें अकाउंट्स के थ्रू अपन पकड़ सकते हैं। वेदर बिजनेस इज रनिंग लॉफुली, बिजनेस इज रनिंग लॉफुली, दैट्स द थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट, whether any default, whether any default was made in payment of, whether any default was made in payment of tax, or is there any tax evasion, मतलब चोरी, छुपाया तो नहीं। हो सकता है हमारी दुकान में कस्टमर आया, मैंने उसको सेल कर दिया, वो बिल मांगा, मैंने बोला क्या करेगा, बिल लेके छोड़ना, और बिल काटा ही नहीं। तो जब आप बिल नहीं फाड़ोगे वो पूरा का पूरा आपके लिए ब्लैक इनकम है। ठीक है, इसको बोलते हैं टैक्स इवेजन, टैक्स का चोरी। इज इट क्लियर? तो कहीं आपने टैक्स का चोरी तो नहीं किया, तो ये सब चेक करेगा गवर्नमेंट हमारे थ्रू द अकाउंट्स। इज इट क्लियर? ये तीन चीज क्लियर था, लिख लेना यहाँ तक। सोसाइटी, सोसाइटी बोल के भी तो एक था, कल एक टर्म यूज किया था लास्ट क्लास में, क्या था वो सोसाइटी के लिए? CSR। क्या था CSR? फुल फॉर्म क्या था? कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, दैट्स द CSR। हर एक बड़ी कंपनी को करना होता है, अपने टर्नओवर का 1% उसको सोसाइटी के लिए खर्चा करना होता है। ये जितने भी अडानी अंबानी टाटाज है ना, इन लोग को इतना पैसा सोसाइटी के लिए एक्सपेंस करना होता है। इसीलिए इन लोग क्या करते हैं, पूरा पूरा गांव अडॉप्ट कर लेते हैं और फिर वहां पे प्लांटेशन करवाते हैं, हॉस्पिटल्स होते हैं, स्कूल्स होते हैं, फ्री हेल्थ चेकअप्स करवाते हैं। क्यों करवाते हैं? मजा नहीं आता? दुआ नहीं चाहिए बिजनेसमैन को? बिजनेसमैन का दुआ है पैसा, गांधी जी आ रहे हैं तब तक बहुत अच्छी दुआ है, राइट? बट कंपलसरी है, बिकॉज इफ यू आर टेकिंग समथिंग फ्रॉम सोसाइटी, इट इज अवर रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ सोसाइटी। बोलता है यदि आप इतने पैसे वाले बन चुके हो तो आपका फर्ज बनता है कि आप भी सोसाइटी के लिए कुछ करो। इट्स नॉट ऑलवेज कि गवर्नमेंट ही सब कुछ करेगी, पैसा तो आप कमा रहे हो गवर्नमेंट से ज्यादा, तो आपको भी करना पड़ेगा। दैट इज CSR, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो यहाँ पे सोसाइटी के लिए हम लोग क्या क्या चेक करते हैं कि गुड्स एंड सर्विसेज गिवन, गुड्स एंड सर्विसेज गिवन इज ऑफ बेस्ट क्वालिटी। ऐसा तो नहीं खराब माल अपने को चिपका दिया और बाकी अच्छा माल इंडिया के बाहर जा रहा है, तो बेस्ट क्वालिटी का होना पड़ेगा।
goods and services given is of best quality. Goods and services given is of best quality. Number two, cost for a product. Cost for a product should be economical. Cost for a product should be economical. इसका मतलब ज्यादा महंगा नहीं होना चाहिए, लूटना नहीं चाहिए भाई। तुम हमारे यहीं पे रह रहे हो, यहीं से मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, हमारे लेबर्स को यूज कर रहे हो, हमारे क्लाइमेट को यूज कर रहे हो और हमें टोपी पहना रहे हो सकता है एक प्रोडक्ट 10 रुपए का है, हमें बेच रहा है वो 1000 रुपए में, और फॉरेन कंट्री में वो बेच रहा है 100 रुपए में। गलत बात है ना भाई। 10 का बन रहा है, तू बिजनेसमैन है, प्रॉफिट चाहिए, 20 में बेच। 10 रुपीज में तुमने प्रोडक्ट बनाया, नेक्स्ट टू नेक्स्ट तुम 50 रुपए में बेच लो, 60 रुपीज में बेच लो, 100 रुपीज में बेच लो। ये क्या बात हुआ? 10 रुपए का प्रोडक्ट आप लोकल रेसिडेंट्स को तो 1000 रुपीज में दे रहे हो और फॉरेन कंट्री में हाफ रेट में बेच रहे हो, तो गवर्नमेंट बोलता है नॉट अलाउड। और वो सब कैसे पकड़ में आएगा? जब आप उसके अकाउंट्स को चेक करोगे कि फॉरेन सेल्स है इस वैल्यू का और वेरियस लोकल सेल्स इस रेट में हो रही है, तो गवर्नमेंट पकड़ लेगी। इज इट क्लियर? तो सोसाइटी को एक दो चीज चाहिए। पहला चीज चाहिए बेस्ट क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, सेकंड है इकोनॉमिकल, महंगा नहीं, बेस्ट तो चाहिए, प्लस अननेसेसरी कॉस्टली आप प्रोवाइड नहीं कर सकते, इट शुड बी इकोनॉमिकल। एक बेसिक जो प्रॉफिट मार्जिन होता है आप उतना चार्ज कर सकते हैं, ओवर एक्सेस नहीं चार्ज करोगे। ठीक है। थर्ड, ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स सोसाइटी हैव बीन obligation towards society obligation towards society have been fulfilled or not। ये कौन सा ऑब्लिगेशन था? CSR वाला। ठीक है। सच एज फ्री हेल्थ चेकअप्स, एजुकेशन एक्सेट्रा, बेसिकली ये है CSR। ठीक है। तो जो CSR के अकॉर्डिंग सोसाइटी के लिए काम करना था, आपने काम किया या फिर नहीं किया? करना ही पड़ेगा। इंडिया के बाहर जाके धंधा करो, इंडिया में कर रहा है तो करना ही पड़ेगा, कानून है, लॉ है, तो मना कर ही नहीं सकता, वो करना ही पड़ेगा। हाँ, छोटे मोटे बिजनेसमैन को नहीं करना पड़ता, बट आई एम टॉकिंग अबाउट बड़ा बड़ा कंपनीज। क्लियर है? सोसाइटी को मेजरली 3 इंफॉर्मेशन चाहिए। उनको जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो बेस्ट क्वालिटी का होना चाहिए, इकोनॉमिकल होना चाहिए, एंड उनके लिए जो जो काम करना था क्या बिजनेस ने किया या फिर नहीं किया। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, प्रोवाइडर्स ऑफ फाइनेंस, जो हम लोग को पैसा देते हैं, बैंक हो सकते हैं, रिलेटिव्स हो सकते हैं, थर्ड पार्टी हो सकता है, फॉरेनर्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है जो मुझे उधार दे रहा है। प्रोवाइडर्स ऑफ फाइनेंस क्या चेक करेंगे? इज बिजनेस कैपेबल ऑफ is business capable of repayment of the borrowed amount। जो आपने उधार लिया है, क्या आपकी हैसियत है क्या वापस रिटर्न करने की? सबसे पहले तो वो यही चेक करते हैं। जब भी आप किसी से भी उधार मांगने जाते हो ना, वो आपको ऊपर से नीचे तक स्कैन कर लेता है। पहले तो वो आपको जज करता है, फिर वो आपके बैकग्राउंड को जज करता है कि जितना लोन मांगने आया है क्या ये वापस रिटर्न कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। राइट। सेकेंडली, वेदर इंटरेस्ट ऑन borrowed amount interest on borrowed amount will be paid on time or not। समझ में आया? अरे कोई ऐसे ही थोड़ी ना लोन दे देगा आपको, समाज सेवा तो कर नहीं रहा, रिटर्न में उसको क्या चाहिए? इंटरेस्ट। अब क्या पता लोन दिया और हमारी कैपेसिटी नहीं है इंटरेस्ट पे करने की। जब पैसा उधार लेना था ना,
तब तो मैंने बोला कि भैया प्लीज लोन दे दो ना, मैं आपको 24% पर एनम से इंटरेस्ट दूंगा। क्या पता हमारी कैपेसिटी नहीं थी, हम लोग 12% इंटरेस्ट भी नहीं दे सकते थे। 24% समझ में आता है? इफ आपने 1 लाख रुपीज का लोन लिया है तो एक साल में कितना इंटरेस्ट देना होगा? एट द रेट 24% इंटरेस्ट हुआ तो 24,000। 1 लाख रुपए का लोन लिया, इफ 24% रेट ऑफ इंटरेस्ट हुआ तो कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा? 1 लाख इंटू 24/100, दैट इज 24,000। बट ये ध्यान रखना, नॉर्मल मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट ये है ही नहीं। नॉर्मल मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है 10 to 12%, 12% मान लो, ठीक है। एक जेन्युइन बिजनेसमैन 12% का इंटरेस्ट दे देता है। अब कोई पर्सन 12% से ज्यादा देने को रेडी है। समझ लो आपका कोई दोस्त है, उसको पैसा चाहिए, ठीक है, बोलता भाई 500 रुपए दे देना, हम तुमको मंडे दे देगा वापस, हम मंडे तुमको 1000 रुपए देगा। लालच तो आ ही जाता है ना। कोई एक हफ्ते में आपको पैसा डबल दे रहा है, चलो आपने दे दिया 500 रुपए, बड़ा बात नहीं, उसने मंडे वापस 1000 दे भी दिया, आप खुश। फिर थोड़े दिन बाद आया, भाई एक बार 5000 रुपए चाहिए, हम तुमको पक्का एक हफ्ते बाद में 10,000 रुपए देगा। अब ये डबल वाला जो लालच है बिजनेसमैन के अंदर तो आ ही जाएगा ना, भाई बढ़िया है, 5,000 आज दे रहे हो, 1 वीक के बाद तो 10,000 हो जाएगा। इतना डबल तो बिजनेस में भी नहीं होता फटाफट, ना ही बैंक में रखूंगा तो होगा। लेकिन ऐसे लोग आपको रिटर्न करेंगे, 10,000 भी रिटर्न कर दिया, ठीक है। अब वो आया कि भाई यार एक बार देना, बड़ा काम करना है, 10 लाख रुपए चाहिए, 6 महीने के लिए चाहिए, रिटर्न में तुम्हें 25 लाख रुपीज दूंगा आफ्टर 6 मंथ्स। आप बताओ क्या होगा? लक्ष्मी चिट फंड सुना है? कौन सा मूवी में था? पैसा डबल होता है क्या? उसके बाद क्या होता है? गायब। तो वो चीज चेक करना पड़ेगा कि ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है भाई कैसे दे रहा है एक्स्ट्रा, कि एग्री क्यों कर रहे हैं, समझ में ही नहीं आ रहा है। नॉर्मल बैंक भी लोन दे देती है और बैंक इंटरेस्ट लेने को रेडी है 12% से, और ये मेरे से 24% क्यों देने को रेडी है? दैट मीन्स कुछ तो गंडोगोल है। तो ये सारा चीज आप चेक करते हो थ्रू दी अकाउंट्स, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या चेक करेगा प्रोवाइडर्स ऑफ फाइनेंस? वेदर यू हैव अ कैपेसिटी ऑफ रीपेमेंट और नॉट। सेकेंडली, वेदर यू कैन रीपे द इंटरेस्ट और नॉट। टाइम टू टाइम उसको ब्याज तो चाहिए ना, ब्याज ही नहीं दोगे तो वो लोन देगा ही क्यों आपको? सेकेंड पॉइंट वो। थर्ड पॉइंट, क्या पहले आपने किसी से लोन लेके डिफॉल्ट किया था क्या? इफ पुराने वाले बंदे को ही नहीं चुकाया तो मेरा डूबना तो श्योर है। Is it clear? Third point, whether business has made any default, whether business has made any default in repayment of earlier loans, in repayment of earlier loans। क्लियर है? प्रोवाइडर्स ऑफ फाइनेंस वाला कहानी ये डिस्कस किया था अपन ने। कॉम्पिटिटर्स, कॉम्पिटिटर्स को क्या चाहिए बेचारा को? सबसे पहले तो उसको यही जानना होता है कि साला मेरा कॉम्पिटिटर किस कॉस्ट में गुड्स लेके आ रहा है। जैसे समझ लो महिंद्रा एक कार 15 लाख में सेल कर रहा है, तो टाटा बेचारा क्या रिसर्च कर रहा हो कि वो कार बना कितने में पा रहा है, व्हाट इज द प्रॉफिट मार्जिन, कि 15 लाख रुपए में वो कार सेल कर रहा है तो कमा कितना रहा है, उसका प्रॉफिट कितना होगा। सपोज वो एक कार को बेच के 5 लाख रुपए कमा रहा है, तो यानी 10 लाख रुपए में कार बना रहा है वो, तो कॉस्ट 10 लाख है। अब 10 लाख रुपीज में इतना फीचर्स डाल दिया उसने कार में, अब इसी पे टाटा रिसर्च करेगा, अपने सारे एम्प्लॉयज को लगा देगा, अपने को कैसे भी करके 8 लाख रुपए में ये कार बनानी है विद द सेम फीचर्स, तभी तो मार्केट में सक्सीड कर पाओगे ना। अब टाटा क्या करेगा, सेम फीचर सेम टाइप का कार 13 लाख में लॉन्च कर देगा, हुआ ना कंपटीशन। तो इसके लिए तो कॉम्पिटिटर्स का जानना पड़ेगा ना कि प्रोडक्ट का कॉस्ट कितना गिर रहा है, और वो कॉस्ट खुद तो बताएगा नहीं, उसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स को देख के हमें एनालाइज करना पड़ता है, राइट। तो क्या है, कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विसेज डिलीवर्ड बाय, कॉम्पिटिटर्स को क्या जानना है, कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विसेज
डिलीवर्ड बाय आवर बिजनेस, हमारा बिजनेस जो प्रोडक्ट या सर्विसेज देता है उसका कॉस्ट क्या है वो मेरे कॉम्पिटिटर को जानना रहता है। कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विसेज डिलीवर्ड बाय आवर बिजनेस। नेक्स्ट हो गया वहां तक। वेदर एनी research and development expenses, whether any research and development expenses are incurred to introduce, whether any research and development expenses are incurred to introduce new product। क्या हम लोग अंदर ही अंदर कोई नया R&D तो नहीं कर रहे, कोई नया टाइप का टेक्नोलॉजी पे वर्क तो नहीं कर रहे? तो ये सब मेरे कॉम्पिटिटर्स को चाहिए इंफॉर्मेशन। पोखरण मूवी देखा है? परमाणु बम जहां पे राजस्थान में कहीं पे जाके उन लोग टेस्टिंग करते हैं, राइट? न्यूक्लियर बम जो टेस्ट होता है, ये तो सर्च करना, पोखरण बोल के एक मूवी आया था। बेसिकली हमें अलाउड ही नहीं था टेस्टिंग करना, यूएसए अलाउड ही नहीं करता है, एंड वो एकदम वॉच डॉग की तरह बैठा होता है। और भी बहुत सारी फॉरेन कंट्रीज की एजेंसीज इंडिया में उस टाइम वही वॉच कर रहा था। और बट इंटरनली इंडिया क्या कर रहा था, विद द हेल्प ऑफ अपने जो एक्सिस्टिंग पीएम थे उस टाइम अटल बिहारी वाजपेयी, उनके हेल्प से इंटरनली हमने स्ट्रेटेजी बनाया और न्यूक्लियर बम का टेस्टिंग कर दिया। और वो टेस्टिंग से समझ लो 50 मिनट्स पहले भी यूएसए को पता चल जाता ना, हम लोग नहीं कर पाते और हमारे पास और एक न्यूक्लियर बम नहीं होता। तो कितना कंपटीशन है, कॉम्पिटिटर को क्या जानना है, क्या हम लोग इंटरनली कोई R&D वर्क तो नहीं कर रहे? अब जैसे सैमसंग है और एप्पल है, ठीक है, अब एवरी टाइम ये एक दूसरे पे नजर रखते हैं, कहीं कोई ऐसी टेक्नोलॉजी तो नहीं लेके आ रहे जिससे हमारा मार्केट शेयर डाउन हो जाएगा। R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, बिकॉज कुछ भी नया आएगा उसके लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंस तो करना पड़ेगा ना। इंटरनली कुछ ना कुछ हम करते रहते हैं, नई टेक्नोलॉजी पे वर्क करते हैं। जैसे फ्लिप फोन आया, फ्लिप फोन तो कुछ ही कंपनी लेके आ पाई ना, अब धीरे धीरे बाकी लोग लेके आ रहे, क्यों? कॉपी करना इजी है, राइट? बट इनिशियली सोचो, पहले ही पता चल जाता कि ये कंपनी लेके आने वाली है और उससे पहले कोई और कंपनी लेके आ जाए, तो मार्केट शेयर डाउन हो जाता है ना। तो उसी को बोलते हैं R&D एक्सपेंस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंसेस। तो ये सब इंफॉर्मेशन मेरे कॉम्पिटिटर्स को चाहिए, लेकिन मेरे कॉम्पिटिटर्स को ये नहीं मतलब है कि मेरा सेल वेल, उससे इतना ज्यादा टेंशन नहीं है, सेल वो टच कर लेगा, बट उसको इंटरनल इंफॉर्मेशन चाहिए। और वो इंटरनल इंफॉर्मेशन उसको कहां से मिलेगा? मेरे अकाउंट्स के थ्रू। वो बहुत सारे रेशियोज कैलकुलेशन होता है एट हायर लेवल, जब दो कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कंपेयर किया जाता है, एंड इतना कुछ डीप डाउन रिसर्च होता है। इसलिए तो हायर डिग्रीज है, जो एक्चुरियल्स, जो CFA, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, इन लोग क्या करते हैं? इन लोग बेसिकली कंपनी के डेटा को एनालाइज करते हैं और करके मैनेजमेंट को बताते हैं, ठीक है? तो ये सारा इंफॉर्मेशन अकाउंट्स देगा आपको। क्रेडिटर बोल के टर्म पढ़ा था लास्ट, है ना? आज समझना भी है, याद भी होगा शायद किसी को, क्रेडिटर कौन होता है? क्रेडिटर कौन था? प्रोवाइडर्स ऑफ, यस यस, और कुछ स्पेसिफिक ठीक ही बोला, प्रोवाइडर्स ऑफ गुड्स। लेकिन मैं यदि मार्केट में जाऊं, पैसा दूं और गुड्स लेके आ जाऊं, वो भी तो प्रोवाइडर्स ऑफ गुड्स है। ऑन क्रेडिट, द पर्सन फ्रॉम होम वी परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, उसको क्रेडिटर बोलते हैं, ठीक है? आज देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखो क्रेडिटर को क्या इंफॉर्मेशन चाहिए, क्रेडिटर कौन? वो बंदा है, लेट्स से सपोज आपने एक रेडीमेड गारमेंट शॉप खोला गुवाहाटी में, ठीक है? अब आपको कलेक्शंस चाहिए, रेडीमेड गारमेंट है तो आप जाओगे बॉम्बे एंड दिल्ली कलेक्शंस के लिए। आप बॉम्बे गए, वहां पे एक मैन्युफैक्चरर है, उससे बोला कि मेरे को गुड्स चाहिए, आपका ये टी शर्ट चाहिए और ये जींस का वेराइटीज चाहिए, राइट? एंड आपने वहां से 10 लाख रुपीज का गुड्स परचेज कर लिया। अब अभी तो धंधा चालू किया है, 10 लाख तो नहीं होंगे ना। आप उसको क्या बोलोगे? 4 मंथ्स, 5 मंथ्स या 6 मंथ्स में मैं आपका पैसा आपको ऑनलाइन ट्रांसफर कर दूंगा, राइट? अब जो ये 10 लाख का गुड्स आपने खरीदा है, सामने वाला जो बॉम्बे में बैठा है,
वो आपको कितने मंथ्स का क्रेडिट दे रहा है? अज्यूमिंग 6 मंथ्स, 6 मंथ्स का पीरियड दे रहा है। अच्छा ठीक है, आप लेके जाइए, 6 मंथ्स के अंदर अंदर आप मेरा रीपेमेंट कर देना। क्लियर है? अब कल को नहीं किया तो तब तो वो बेचारा ढूंढता ही रहेगा, वो तो बॉम्बे में बैठा है, वो मेरे एक कस्टमर के लिए तो इधर आएगा नहीं ना। ऐसे उसके बहुत सारे कस्टमर होंगे, तो वो क्या चेक करता है, क्या मुझे उतना क्रेडिट मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। अब वो कैसे पता करेगा? एक तो मेरा अकाउंट चेक करेगा, प्लस वो मेरे आसपास के लोगों से पहले ही इंफॉर्मेशन निकाल लेगा कि भैया यार ये इस टाइप का आदमी आया मेरे बिजनेस में, ये बोल रहा है कि 10 लाख का गुड्स दे दो, 6 मंथ्स के बाद पेमेंट करूंगा, मैं इसको दे दूं या नहीं दूं। राइट? वो अपने कॉम्पिटिटर से भी पूछता है कि आपके पास आया है क्या। तो बेसिकली वो आपका क्रेडिबिलिटी चेक करता है। क्रेडिट स्कोर बोल के आजकल एड में देखते हो। क्रेडिट कार्ड जब आप यूज करते हो या फिर कोई डेबिट कार्ड यूज करते हो और आपका बैलेंस बाउंस हो जाता है, तो आपका क्रेडिट स्कोर खराब हो जाता है। क्रेडिट स्कोर का मतलब है, सपोज आपके पास पैसा नहीं है बैंक अकाउंट में, लेकिन आपके पास क्रेडिट कार्ड है, मार्केट में गया, शॉपिंग किया, क्रेडिट कार्ड स्वाइप कर दिया। अब क्रेडिट कार्ड का अलग अलग कंपनी का अलग अलग पॉलिसी है, ठीक है। मानता हूँ नॉर्मल 45 डेज भी कभी कभी कोई कंपनी देता है कि 45 डेज के अंदर आपको रीपेमेंट करना होता है वो अमाउंट। इफ आप रीपेमेंट नहीं करते हो ना, तो कंपनी आपसे वो अमाउंट तो लेगी, अलोंग विथ इंटरेस्ट लेगी, और वो इंटरेस्ट बहुत ज्यादा होता है। राइट? और इससे आपका क्रेडिट स्कोर्स खराब हो जाता है। तो बेसिकली एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन क्रेडिबिलिटी। क्या आप पे भरोसा कर सकते हैं क्या कि आपको उधार दे दूं? क्या आप भरोसे लायक हो कि आपको 6 मंथ्स का टाइम दे दिया जाए? इफ उनको लगता है आपके अकाउंट्स को देख के कि हाँ, दिस पर्सन और दिस बिजनेसमैन शुड बी गिवन 6 मंथ्स क्रेडिट और 4 मंथ्स एज पर द पॉलिसी, तब वो चलेगा। तो क्रेडिटर को सबसे पहले क्या चेक करना है? क्रेडिबिलिटी ऑफ द बिजनेस, दैट इज बिजनेस विल पे द अमाउंट ऑन टाइम और नॉट। वो जो कमिटमेंट हमने किया था 6 मंथ्स में, क्या हम लोग 6 मंथ्स में पे कर पाएगा या फिर नहीं कर पाएगा? दैट्स क्रेडिटर वांट्स टू नो। सेकंड पॉइंट, व्हाट शुड बी द क्रेडिट डेज अलाउड। जो 6 महीना था वो क्रेडिट डेज है ना, तो वो डिपेंड करता है बिजनेसमैन टू बिजनेसमैन। यदि आपने पुराने बिजनेसमैन का पैसा भी नहीं चुका है, हो सकता है इस बार मैं महाराष्ट्र में कोई एक नए मैन्युफैक्चरर के पास गया हूं, लेकिन उससे पहले भी 2-3 मैन्युफैक्चरर से मैं गुड्स ले चुका, उनका पैसा भी नहीं चुका है अभी तक। तो महाराष्ट्र में लोकल इंफॉर्मेशन तो स्प्रेड हो जाएगी ना, तो उन लोग ये चेक करेंगे कि ऐसा तो नहीं है कि मैं पुराने क्रेडिटर को भी कमिट किया था कि भैया मैं 6 मंथ्स में दे दूंगा और उनका पैसा भी अभी तक नहीं दिया। तो दैट्स ऑल द इंफॉर्मेशन दे वांट फ्रॉम माय अकाउंट्स। इज इट क्लियर? तो 2 पॉइंट लिखा आपने। पहला पॉइंट क्या है? क्या था पहला पॉइंट? क्रेडिबिलिटी ऑफ द बिजनेस। और दूसरा, नंबर ऑफ क्रेडिट डेज अलाउड, कितना नंबर ऑफ क्रेडिट डेज अलाउ करना चाहिए। ठीक है, आप भी जब बिजनेस खोलोगे तो आपके दुकान में भी कस्टमर आएंगे ना, तो वो बोलेंगे भैया थोड़ा दिन का तो टाइम दो, पैसा दे दूंगा। तो आप चेक करोगे ना कि इसको क्रेडिट डेज देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। जब रेगुलर कस्टमर, जैसे आप लोग कुछ रेस्टोरेंट में रेगुलर जाते हो, राइट, तो वहां पे आपको दो टाइप का सर्विस मिलता है। पहला मिलता है डिस्काउंट बिल के अंदर, 5%, 10% तो मिल ही जाता है, ठीक है, 10% नॉर्मल है। उसके बाद में कभी कभी आपके पास पैसा नहीं भी हो ना, तुम बोलते भैया नेक्स्ट टाइम आएगा तो दे देगा, क्या वो रुकता है क्या आपको? तो कोई बात नहीं, क्योंकि यू आर ए रेगुलर कस्टमर, दैट मीन्स उसके नजर में आपका क्रेडिबिलिटी अच्छा हो चुका है, वो उसको लगता है कि आपको क्रेडिट दे देना चाहिए। बट आप अचानक से कोई नई सिटी में जाओ, नए रेस्टोरेंट में बैठो और वहां खा पी के बोलो अरे भैया आज चलिए, कल फिर आएगा, हम इधर ही है, अभी 7 डेज घूमने के लिए आया हुआ है, कल फिर हम आपका रेस्टोरेंट में आके ही खाएगा, तो हम कल पेमेंट कर देगा। जाने देगा क्या? नहीं देगा ना, क्योंकि उसको भरोसा ही नहीं है, अभी तक क्रेडिबिलिटी इंक्रीज नहीं हुआ। इज इट क्लियर? समझ में आया क्रेडिटर्स को क्या चाहिए? एम्प्लॉयज, आज तो उन्हीं का दिन है, लेबर डे है ना, हम लोग आए हैं देखो काम कर रहे हैं। तुम लोग पढ़ने के लिए, तुम लोग तो नहीं हो लेबर, हम लोग ही है। लेबर्स को क्या चाहिए? एम्प्लॉयज। ऑर्गेनाइजेशन पेज सैलरीज ऑन टाइम और नॉट, समय पे उनका सैलरी मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। ऑर्गेनाइजेशन, पॉइंट नंबर 1 हो गया क्या? ऑर्गेनाइजेशन पेज सैलरीज ऑन टाइम और नॉट,
नेक्स्ट, ऑर्गेनाइजेशंस वर्क कल्चर इज सुटेबल और नॉट। वर्क कल्चर का मतलब एनवायरमेंट। वहां पे इंटरनल आप काम करने जा रहे हो तो आप ये तो देखोगे जगह सेफ है या नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है वहां पे डिस्क्रिमिनेशन होता है, ठीक है। तो वो सारी चीजें चेक करके ही हम लोग एक ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है पुराने एम्प्लॉयज ने सीनियर एम्प्लॉयज के ऊपर बहुत सारे एलिगेशन लगा रखे हैं कि बहुत छेड़खानी करता है, बहुत उल्टे पुल्टे कैरेक्टर्स है उनके, तो वो सारी चीजें आप चेक करके जाओगे। थर्डली, अप्रेजल्स एंड प्रमोशंस। ऐसा नहीं सिर्फ काम ही करवाते हैं और प्रमोशन देते ही नहीं है, तो ऐसी कंपनी को ज्वाइन करके क्या फायदा। हम कंपनी वो ज्वाइन करेंगे जहां पे मेरे वर्क का वैल्यू मिले। अप्रेजल्स एंड प्रमोशंस आर गिवन फॉर गुड वर्क। Appraisals and promotions are given for good work। समझ में आया? लास्ट क्लास में जो पढ़ा बस उसी को लिख लिया और कुछ नहीं। लास्ट क्लास में दो ही चीज पढ़ा था, अकाउंट्स क्या है, अकाउंटेंसी इज द लैंग्वेज ऑफ द बिजनेस। लैंग्वेज दो जन के लिए पढ़ रहे हैं हम लोग, इंटरनल यूजर्स एंड एक्सटर्नल यूजर, और उन सबको क्या क्या इंफॉर्मेशन चाहिए वो आपने आज अच्छे तरीके से लिख लिया। क्लियर है? अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्लास में कुछ बात कर रहे थे अपन आपके वैल्यूएबल वैल्यूएबल आइटम्स की, जैसे कि आपका एक्टिवा, फिर मोबाइल फोन गिर जाए तो दुख होता है, फिर आपका छोटा मोटा सामान गुम जाए तो दुख नहीं है, ये सारी डिस्कशन चल रही थी, ठीक है। तो बेसिकली अब देखो बिजनेस की बात करते हैं। बिजनेस चार पिलर्स पे टिका हुआ। देयर आर ओनली 4 पिलर्स ऑफ अ बिजनेस, ठीक है। हर चीज के 4 पिलर ही होते हैं। जब तुम इस दुनिया से जाओगे तभी भी 4। जो पावरफुल पर्सन है जिस चेयर पे बैठता है उसके पैर भी 4। जो अपना धंधा है वो भी 4 पिलर्स पे ही टिका हुआ है, ठीक है। अब वो 4 पिलर्स क्या है, हम लोग ये अकाउंट्स कर रहे हैं टू असर्टेन प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। सबसे पहले धंधे में कितना प्रॉफिट हुआ कितना लॉस हुआ ये पता करना है, ठीक है। अब अचानक तो पता नहीं चलेगा ना, अब प्रॉफिट या लॉस पता कैसे करते हो, हाउ समवन कैन कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस, कैसे कैलकुलेट करेंगे, एकदम लेमैन कैसे कैलकुलेट करोगे। सपोज तुमने कोई छोटा सा एक स्टॉल लगाया स्कूल के अंदर में, कोई फेयर था, आपने क्या किया, दो तीन दोस्त ने मिलके कुछ फूड आइटम्स का छोटा सा स्टॉल लगाया, राइट। अब उस फूड आइटम के स्टॉल से आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ कैसे पता करोगे, राइट। आपने जितना उसमें पैसा लगाया दैट इज योर एक्सपेंस। सपोज जैसे छोटे छोटे स्कूल, आजकल स्कूल में बहुत कुछ फेयर टाइप का होता है जिसमें कभी आप वाई वाई चाट का स्टॉल लगाते हो, कोई भेलमुड़ी कुछ वैसा करता है, ठीक है। सपोज आपने वाई वाई चाट और भेलमुड़ी का स्टॉल लगाया, ठीक है। अब वो स्टॉल लगा के उस फंक्शन 3 दिन का फंक्शन था, उसमें आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ कैसे पता करोगे, वाई वाई चाट और भेलमुड़ी बेच के कितना पैसा आया, राइट। एंड उसके लिए आपने कितना खर्चा किया, वाई वाई चाट खरीदा भी तो होगा, भेल मुड़ी वो मुड़ी परचेज भी किया होगा, ऑनियन टोमेटो ये सब परचेज किया होगा, प्लस वहां पे थोड़ा सा डेकोरेशन वगैरह किया तो वो भी कॉस्ट लगा है आपका, राइट। इनिशियली देन फिर आपने प्लेट्स वगैरह मेन्यू कार्ड वगैरह कुछ बनाया होगा, ठीक है, अच्छा सा पीछे में फ्लायर लगवा दिया होगा, तो ये सब में भी तो खर्चा लगा है ना, ये सब आप कंसिडर करते हो। देन आप देखते हो कि टोटल सेल आउट करके कितना पैसा आया, जितना पैसा आया उसमें से जो जो आपने एक्सपेंसेस किया वो माइनस कर देते हो, यू गेट प्रॉफिट और लॉस। ऐसे निकालते हैं और भी कोई तरीका है, मेरे हिसाब से तो यही है। आप कोई भी चीज करोगे तो यही होगा ना। सपोज कुछ दोस्त लोग ने क्या किया, अभी रिसेंटली आईपीएल का मैच होने वाला है, ठीक है, इंडिया में इधर गुवाहाटी में, तो टिकट सेल आउट होगी। अब टिकट तुमने खरीद ली, कुछ दोस्त लोगों ने मिलकर क्या क्या एक काम करते हैं, भाई 10 टिकट खरीद लेते, पैसा मैनेज कर लिया इधर उधर से, कोई बात नहीं, 10 टिकट एक साथ में खरीद ली, बट इंटेंशन जाना नहीं था, इंटेंशन बेचना था। जब टिकट सारी सोल्ड आउट हो जाएगी तब अपन हायर वैल्यू में बेचेंगे। तो वो जो टिकट बेचने से प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ कैसे पता करेंगे, जितना मैं खरीदा माइनस जितना मैं बेचा, राइट।
अब इसके अंदर में कुछ दोस्त बोलेगा अरे भाई मैं 2 बार चक्कर मारा था वहां पे, पेट्रोल का खर्चा भी लगा, तो वो भी कंसीडर करो, तो करेंगे, राइट। कुछ बोलेगा अरे यार नहीं नहीं, मैंने ना थोड़ा सा मेरा फोन का रिचार्ज भी खत्म, इतने जन को मैंने कॉल किया था तो 50 रुपए तो मेरा फोन का रिचार्ज में चला गया, ओके इट्स फाइन, वो एक्सपेंस भी कंसिडर करेंगे। देन वो सारे एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद जो पैसा बच रहा है, दैट इज माई प्रॉफिट और लॉस। यही होता है धंधे में, यही बिजनेस में होता है। तो बिजनेस का दो मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर है। प्रॉफिटेबिलिटी पता करने के लिए मुझे क्या चाहिए, एक तरफ इनकम कि मैंने कितना पैसा कमाया, और दूसरी तरफ मुझे क्या चाहिए, एक्सपेंसेस और एक्सपेंडिचर। बहुत बड़ा टर्म बोला इसने, एक्सपेंडिचर। एक्सपेंस एंड एक्सपेंडिचर में बहुत फर्क है, बहुत बड़ा फर्क है, ठीक है, थोड़े टाइम में समझ लेंगे। बट चलो मानते हैं इसने भी एक्सपेंस ही बोलना चाहता होगा, तो इनकम माइनस एक्सपेंसेस करूंगा तो मेरे को प्रॉफिट या लॉस मिल जाएगा ना। इज इट क्लियर? तो बिजनेस का जो दो पिलर है, वन इज इनकम एंड अदर वन इज एक्सपेंस। चलो मेरे को प्रॉफिट लॉस मिल गया। अब ये प्रॉफिट लॉस मिल गया तो खत्म, चलो बस आज दुकान का शटर बंद, मार्च खत्म, घर चलो पार्टी करो, कहानी खत्म। या कल भी धंधा करना है, नेक्स्ट ईयर भी करना है, उसके नेक्स्ट ईयर भी तो करना है, बिजनेस तो चलता जाएगा, राइट। तो सिर्फ प्रॉफिट लॉस से मतलब नहीं है मुझे, मुझे ये भी तो जानना है मुझे किन किन लोगों से पैसा मिलना है और किसको किसको पैसा रीपे करना है। इज इट क्लियर? अरे बिजनेस में सिर्फ इनकम और एक्सपेंस थोड़ी होता है, बिजनेस में आपने एसी लगा रखा है, फर्नीचर बना रखा है, क्लियर है, बहुत से लोगों को क्रेडिट में सेल किया था, उधार में, उन लोगों से वापस पैसा भी तो लेना है। हो सकता है बिजनेस में आपने बैंक लोन ले रखा है, तो वो भी तो रीपेमेंट करना है, लेकिन वो आज थोड़ी करेंगे, वो तो ओवर द पीरियड होता जाएगा। उसी को अपन बोलते हैं फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल मतलब पैसा, पैसे की पोजीशन, बेसिकली किससे कितना लेना है, किसको कितना देना है, इज द फाइनेंशियल पोजीशन एंड इट्स डिपेंड्स अपॉन फ्यूचर। कल मुझे किससे कितना लेना है और कल किसको कितना पे करना है, दैट इज माई फाइनेंशियल पोजीशन। मुझे जानना है आज प्रॉफिट लॉस, तो मैं क्या करूंगा, मैंने कितना अर्न किया माइनस कितना एक्सपेंस किया, आई विल हैव टुडेज प्रॉफिट और लॉस। बट इफ आई वांट टू नो माय फाइनेंशियल पोजीशन, तो मैं क्या देखूंगा, कल मुझे कितना मिलना है और किसको कल पे करना है। यानी बेसिकली फाइनेंशियल पोजीशन डिपेंड्स अपॉन कल, दैट मींस टुमारो, कैन आई से फ्यूचर, फ्यूचर पे डिपेंड करता है मेरा फाइनेंशियल पोजीशन। लेकिन जब मैं प्रॉफिट लॉस की बात करता हूं, वो किस पे डिपेंड कर रहा है, आज पे, करंट। यानी प्रॉफिट और लॉस ऑफ अ बिजनेस इज कैलकुलेटेड फॉर अ ईयर, वेयर एज फाइनेंशियल पोजीशन इज डिटरमाइंड फॉरकास्टिंग, फ्यूचर है। इज इट क्लियर? तो ये चार ही पिलर। अब पता चला कि मुझे किससे लेना है और किसको देना है, राइट। जो कुछ भी मिलना है मुझे, वो इंसान मेरे लिए बहुत अच्छा है या बुरा है, जिससे भी मुझे पैसा मिलना है वो मेरे लिए एक वैल्यूएबल है या नहीं है, और जिसको मुझे पैसा देना है क्या वो मेरे लिए टेंशन है, हेडेक है ना, क्या से ऑब्लिगेशन है वो मेरी। जैसे कि आप एक दोस्त का बर्थडे पार्टी अटेंड करके आए, अब आपका बर्थडे भी आएगा, डोंट यू थिंक बर्थडे पार्टी अटेंड करना इज अ ऑब्लिगेशन। यदि आज आप जाओगे तो कल आपको पार्टी देना भी तो पड़ेगा। इज इट क्लियर? बिजनेस में सिमिलरली मुझे किसी से भी पैसा मिलना है, सब मेरे लिए अच्छे हैं, लेकिन जब मुझे पेमेंट करना है, रीपे करना है, मेरे लिए क्या है, ऑब्लिगेशन है। जिससे भी मिलना है उनको मैं बोलता हूं एसेट्स। क्या बोलता हूं? एसेट्स। क्या एवरी टाइम मिलना ही होता है क्या? फर्नीचर, उससे पैसा मिलना है क्या? बिजनेस में जो एसी लगा रखा है, क्या उससे पैसा मिलना है क्या? नहीं मिल रहा है ना। बट वो भी तो तुम्हारे लिए क्या है, वैल्यूएबल आइटम है ना, राइट। यानी एसेट्स क्या है, एनीथिंग विच विल गिव मी कैश और बेनिफिट्स और रिड्यूसेस माय कॉस्ट। तीन चीज, कोई भी ऐसा सामान या एसेट जो मेरे को पैसा देगा। जैसे मैंने क्रेडिट में सेल किया, जिसको सेल किया वो मुझे पैसा देगा, कैश। मैंने एसी लगाया, फर्नीचर बनवाया, वो मुझे क्या दे रहा है, बेनिफिट्स, क्योंकि मेरे कस्टमर दुकान में आ रहे हैं, अच्छा फील कर रहे हैं, मेरा इंटीरियर देख के वो अट्रैक्ट हो रहे हैं और ज्यादा कस्टमर आ रहे हैं।
इज इट क्लियर? दैट इज बेनिफिट। देन लास्ट क्लास में एक एग्जांपल दिया था मैंने पैकिंग मशीन का। पैकिंग मशीन क्या करेगा? आपका खर्चों को कम कर देगा ना। जहां 5 लेबर्स लग रहे थे, अब सिर्फ एक ही एम्प्लॉय का जरूरत है हमें, तो 4 लेबर्स का तो एक्सपेंस कम हो गया ना। तो खर्चा कम करना इज ऑल्सो एन एसेट। जैसे देखा है, घर पे आपने देखा होगा माइक्रोवेव, इट सेव्स योर लॉट ऑफ टाइम। ठीक है, वो आपके क्या करते हैं, बहुत सारा टाइम बचाता है, कॉस्ट को कम कर देता है, बहुत बार चीजों को गर्म करने में इजी है, बहुत सी डिशेस बनाने के लिए इजी हो जाता है, जो आप नॉर्मल प्रोसेस से करोगे तो बहुत टाइम लगेगा। क्लियर है? तो वो भी तो आपके लिए एसेट है। इज इट क्लियर? तो बिजनेस का एक और पिलर है एसेट। एंड द नेक्स्ट पिलर इज, जहां एसेट होगा वहां लाइबिलिटी होगा। जहां एसेट होगा वहां लाइबिलिटी होगा। जिधर एसेट है उधर लाइबिलिटी, यानी कहना इससे, इफ समथिंग इज कमिंग देन समथिंग विल गो। ये 110% है। जैसे कि आप लोग ब्रीथ इन करते हो तो ब्रीथ आउट भी करते हो। जब भी आप चलते हो तो आपका एक हाथ चलता है तो दूसरा हाथ पीछे होता है, ऐसे चल रहे हैं। हर चीज में डुअल इंपैक्ट होता है, यही अकाउंट्स है, जिसको हम लोग बोलते हैं डेबिट क्रेडिट। बैंक का कभी मैसेज देखा है? तुम्हारे पापा कभी कभी आजकल ऑनलाइन तुम्हारे पॉकेट मनी डिपॉजिट कर देते हैं, तुम्हारे पास एक मैसेज आता होगा, योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड बाय दिस अमाउंट। आप लोग जीपे वगैरह यूज करते हैं, कहीं पे भी स्कैनर करके पेमेंट कर देते हो, आपके पास एक मैसेज आता है ना, क्या आता है? योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड, डेबिट हो चुका है। अब ये डेबिट और क्रेडिट ही अकाउंट्स है, पूरा लाइफ डेबिट क्रेडिट दैट्स अकाउंट्स, और कुछ भी नहीं है। इज इट क्लियर? लेकिन वो डेबिट क्रेडिट है बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपके अकाउंट में जब पैसा आता है तो क्रेडिट हो रहा है, और आपके अकाउंट से जब पैसा जाता है तो मैसेज क्या आता है? बट हम उल्टा करते हैं, हम उल्टा करते हैं। नॉर्मल बिजनेस उल्टा करती है, बैंक्स उल्टा करती है। ठीक है, बैंक्स का कहानी थोड़ा सा अलग है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस अलग तरीके से अकाउंटिंग करती है। रूल वही है डेबिट और क्रेडिट का, बट हम उसका रिवर्स करते हैं। रिवर्स क्या करेंगे अपन? अपने पास जब भी पैसा आएगा तो अपन क्या करेंगे? डेबिट। बैंक उसको क्या करती है? और अपने से जब पैसा जाएगा तो अपन क्या करेंगे? क्रेडिट। और बैंक करेगी तो ये उल्टा करती है बैंक। तो यही अकाउंट है, डेबिट और क्रेडिट। कुछ भी आएगा तो कुछ जाएगा भी। तो बेसिकली द फोर्थ पिलर ऑफ द अकाउंट्स इज लाइबिलिटी। इज इट क्लियर? इफ सोचो हमारे बिजनेस में एसी आई, ठीक है, हमने एसी परचेज किया, तो ये पैसा कहां से आया? एसी खरीदने का पैसा कहां से आया बिजनेस में? आज ही हमने सपोज धंधा स्टार्ट किया, फर्स्ट टाइम है, फर्स्ट डे है, मैंने प्रीमाइसेस ले ली, ठीक है। अब इसमें एसी और फर्नीचर बनवा दिया, एसी लगवा दिया और फर्नीचर बनाया। एसी और फर्नीचर इज ए वैल्यूएबल आइटम, मेरे लिए एसेट है। ये मुझे कैश तो नहीं देगा, लेकिन क्या ये मेरे को कैश जनरेट करने में हेल्प करेगा? क्या मेरे कस्टमर्स बढ़ेंगे, बेनिफिट्स देगा मुझे, तो कैश जनरेट करने में तो हेल्प कर रहा है, दैट मीन्स मेरे लिए एसेट है। लेकिन ये पैसा आया कहां से? हो, या तो लोन लिया है मैंने। इफ लोन लिया है तो आपको नहीं लगता ये वापस चुकाना भी पड़ेगा? इट्स एन ऑब्लिगेशन। तो एक तरफ एसी आया, एक तरफ लोन भी आ गया मेरे लिए, लाइबिलिटी बढ़ गई। इज इट क्लियर? इफ लोन नहीं लिया होता तो क्या किया होता? लोन नहीं लिया, पैसा कहां से आया? यस, एक्सपेंस क्यों? अरे पैसा कहां से आया, मैं ये पूछ रहा हूँ। एसी खरीदने का, फर्नीचर लगाने का पैसा कहां से आया? एक ने बोला लोन, मेरे को लोन नहीं लेना, फिर भी पैसा कहां से आया? यस, बोरोडी तो लोन ही हुआ। अरे ओनर खुद इन्वेस्ट करेगा ना बिजनेस में, ओनर खुद इन्वेस्ट करेगा बिजनेस में अपने पॉकेट से। तो कहना इससे, ओनर ने जो पैसा लगाया है बिजनेस में वो भी एक लाइबिलिटी है। क्यों? वाई? क्यों क्यों? उससे फर्क नहीं पड़ता, हाँ। बिजनेस को अंत में ओनर को भी रीपे करना एकदम परफेक्ट। अब इसी को सोफिस्टिकेटेड वर्ड में बोलते हैं, जो अकाउंट्स की भाषा में लिखा हुआ है। एक प्रिंसिपल है, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। क्या है? बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। क्या बोलता है? एज पर दैट कंसेप्ट, बिजनेस एंड बिजनेसमैन आर टू
separate persons in the eye of law. Because of this concept, we record amount invested by businessman into business as a liability. बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग है. जैसे कि सपोज आप पतंजलि का प्रोडक्ट यूज कर रहे हो, ठीक है. सपोज आपको रैशेज हो गया, बाकी लोग महंगे लोग हैं तो मैक यूज कर रहे होंगे, ठीक है. मैक मैक लड़का लोग को नहीं पता तो लिपस्टिक आता है, ब्रांड महंगा है, ठीक है. और बाकी लड़का लोग तो क्या है, वही हेड एंड शोल्डर निविया, उसी में काम हो जाएगा. थोड़ा और भी महंगा कुछ यूज आता है क्या? हाँ, किसका? प्लम सुना है, यूज करता है. अपना लक्स और लाइफबॉय से भी हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है. हाँ, डिटॉल से भी हो जाता है, ठीक है. तो सपोज आप लोग मैक का कोई प्रोडक्ट यूज कर रहे हो, लड़की लोग ने यूज किया. अब क्या, मैक का तो देखो मालिक का नाम नहीं पता, बट पतंजलि का पता है. मैं पतंजलि का एग्जांपल लेता हूँ. आजकल एलोवेरा बहुत यूज करते हैं लोग ग्लो के लिए, ठीक है. तो आपने यूज किया और आपको रैशेज हो गया और पिंपल्स भी हो गए. ऐसा नहीं हो गया, एज्यूम करना. अब क्या करोगे? केस करोगे सीधा बाबा रामदेव के ऊपर केस. आज ही कोर्ट में जाके बाबा रामदेव के ऊपर पिटीशन फाइल कर दी कि आपका प्रोडक्ट यूज करने से ऐसा हो गया. चलेगा? हाँ, बिकॉज ऑफ बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट. आप किस पे केस करोगे? पतंजलि कंपनी के ऊपर. आप बाबा रामदेव पे केस कर ही नहीं सकते. आपको केस किसके नाम पे करना होगा? पतंजलि कंपनी के नाम पे. व्हाई? बिकॉज ऑफ बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट. बिजनेस, क्योंकि आप केस करोगे, बाबा रामदेव जाएगा, मेरे को क्या लेना देना, मेरे को सिर्फ पेट घुमाना आता है, मैंने कुछ नहीं किया इसमें. आप बिजनेस को जाके पकड़ो ना, बोले ऐसा क्यों, आप ही तो मालिक हो. बोले मैं कोई मालिक नहीं, मालिक तो उसका वो है, जूनियर जो है, जो भी है. और वही बोलेगा मेरे को कोई लेना देना नहीं है, वो सीधा मुंह में बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट चिपका देगा. बोलेगा बिकॉज ऑफ दिस कंसेप्ट बिजनेस एंड बिजनेसमैन आर टू सेपरेट पर्संस इन द आई ऑफ लॉ. कानून की नजर में बिजनेस भी एक इंसान है और बिजनेसमैन भी एक इंसान है. तो आपको पकड़ना है तो बिजनेस को पकड़ो, बिजनेसमैन को मत पकड़ो. दैट्स वाई जो अमाउंट आप लोग बिजनेस में इन्वेस्ट करते हो, इट इज ट्रीटेड एज लाइबिलिटी. क्योंकि जिस दिन धंधा बंद होगा तो मालिक को भी पैसा रिटर्न करना पड़ेगा. इज इट क्लियर? समझ में आया? इसका मतलब मैं ऐसा बोलूं, सपोज हम सब ने मिलके एक हम सब ने नहीं, आप में से कोई किसी का इंटरेस्ट है क्या होटल खोलने का, रेस्टोरेंट खोलने का? ठीक है. सपोज महक ने एक होटल ओपन किया, राइट. अब महक ने होटल के अंदर में 50 लाख इन्वेस्ट किए. अब बिजनेस अलग होगा, होटल विल बी सेपरेट, एंड महक एज ए एंटिटी अलग होगा. तो ये 50 लाख रुपए जो है, बिजनेस को कोई नाम से तो लिख के रखना पड़ेगा ना, क्योंकि भूल जाएगा ना बिजनेस कि मुझे किसको किसको पेमेंट करना है. कुछ तो नाम होगा महक का बिजनेस में, ताकि बिजनेस को याद रहे, अच्छा मुझे महक को 50 लाख रुपीज पे करना है. इज इट क्लियर? सपोज मैंने अपने पर्सनल लाइफ में 10 लोगों से लोन ले रखा है और मैं किसी का नाम ही नहीं लिख के रखूं, मैं खुद भूल जाऊंगा ना किससे किसको कितना लेना है, कितना रीपे कर दिया. तो आई नीड टू राइट डाउन ऑल द नेम्स. इसीलिए बिजनेस भी क्या करेगा, महक का नाम रिकॉर्ड करेगा. क्या नाम से रिकॉर्ड करेगा? महक को एक नाम दे दिया जाएगा, दैट इज कैपिटल. ठीक है. द नेम ऑफ बिजनेसमैन इनटू द बिजनेस इज कैपिटल. अब जो कुछ भी महक का नाम है बिजनेस के लिए, वो क्या है? कैपिटल. तो बेसिकली कैपिटल इज अ लाइबिलिटी फॉर द बिजनेस. क्लियर है? लाइबिलिटी समझ में आया? लाइबिलिटी का मतलब क्या है? ऑब्लिगेशंस ऑफ द बिजनेस. ठीक है. या फिर अमाउंट ओ टू द आउटसाइडर, जो भी मुझे बाहर वालों को पेमेंट करना है वो मेरे लिए लाइबिलिटी है. इज इट क्लियर? एसेट क्या है? एनीथिंग विच विल गिव मी कैश, बेनिफिट और रिड्यूस माई कॉस्ट, वो सब चीज मेरे लिए एसेट है. लाइबिलिटी क्या है? ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन टू बी पेड, वो मेरे लिए लाइबिलिटी. तो ये चार ही पिलर्स होते हैं बिजनेस के. वन इज इनकम, एक्सपेंस, एसेट, लाइबिलिटी. क्लियर है? तो यानी मैं ऐसा बोलूं, अपने धंधे के सिर्फ चार ही पिलर है. एक्सपेंस और इनकम को इधर इधर लिखा मैंने,
थोड़ा टेढ़ा है ये, क्यों है? और एसेट्स एंड लायबिलिटी सीधी है, क्योंकि एक्सपेंस और इनकम का कोई फिक्स रेशियो नहीं है। कभी इनकम ज्यादा होती है, कभी कम होती है, कभी एक्सपेंसेस ज्यादा होंगे और कम होंगे, तो ये बेचारे टेढ़े हैं। लेकिन मेरे एसेट्स एंड लायबिलिटीज को मैंने दोनों को सेम रखा है प्रोपोर्शन में, यानी ये दोनों क्या दिख रहा है, इक्वल है। ये भी सेम साइज का है और ये भी सेम साइज का, यानी बिजनेस में योर एसेट विल ऑलवेज बी इक्वल्स टू लायबिलिटी। योर एसेट, याद कर लो भगवान को, यही काम आएंगे। ये चार पिलर है अपने पास, इनकम, एक्सपेंस, एसेट, लायबिलिटी। क्लियर है? और ये दोनों हमेशा क्या होंगे, इक्वल होंगे। जरूरी है क्या? इसका भी कंसेप्ट है, डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। ठीक है, एक कंसेप्ट पढ़ा हमने, क्या पढ़ा था? बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। क्या बोलता है बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट? Business and businessmen are two different persons in the eye of law. That's why amount invested by businessman into the business is treated as a liability. Clear है? आई बात समझ में? यानी मैं ऐसा बोलूं, ये प्यारा सा चंगू मंगू है, चंगू ने क्या किया, इस धंधे को पैसा दिया। जब ये चंगू इसको पैसा देगा तब बिजनेस चलेगा, बिकॉज बिजनेस विदाउट मनी चल नहीं सकता है। लेकिन दिखाई दे रहा है ना, ये अलग है और ये अलग है, दोनों अलग अलग है। अब जब इसने इसको पैसा दिया, लेट्स अज्यूम 10 लाख, तो ये क्या करेगा, इसको कहां रिकॉर्ड करेगा, इसके बिजनेस में क्या इंपैक्ट होगा? मैं ऐसा बोलूं, बिजनेस का बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, बैंक में पैसा आएगा या नहीं आएगा? बैंक में 10 लाख रुपए आ जाएगा, खत्म कहानी, या और भी कुछ होगा? इस चंगू को ये बिजनेस याद कैसे रखेगा, रिकॉर्ड करना पड़ेगा ना। अरे फ्यूचर में जब धंधा बंद होगा तब ये 10 लाख रुपए वापस रिटर्न भी तो करने हैं इसको, क्योंकि ये दोनों क्या है, डिफरेंट पर्सन है। क्या पता कल को चंगू नहीं बचे, इसकी जगह मंगू धंधा खरीद ले, तो चंगू क्या बोलेगा, मैंने 10 लाख रुपीज इन्वेस्ट किया था, ला मेरे पैसे दे वापस, मैं चाहता हूँ, कोई बात नहीं है, आज से तेरा मालिक मंगू। ऐसे देखा ना, एक कोई दूसरा ऑनर होता है, फिर कोई और बाई कर लेता है, फिर कोई और बाई कर लेता है। तो जब ऐसा होगा तो पता कैसे चलेगा कि ऑनर को कितना रीपे करना था, राइट? तो बिजनेस क्या करेगा, एक नया नाम लिखेगा, कैपिटल 10 लाख, बैंक में 10 लाख और कैपिटल भी 10 लाख। अब मुझे बताओ, बैंक आपका इस चार पिलर में क्या है, इनकम है, एक्सपेंस है, एसेट है या लायबिलिटी है? बोलो। अच्छा, एक एक करके चलते हैं। एक्सपेंस के साथ कौन कौन है? कोई तो बोला था जब एक्सपेंस, थोड़ा देर पहले अभी कोई तो बोला एक्सपेंस है, बैंक में जो पैसा रखा है। यदि किसी को लगता है बैंक में जो पैसा रखा हुआ है वो खर्चा है, प्लीज तुम्हारे बैंक में जितना भी है सारा मुझे, तेरे लिए तो खर्चा ही है, मैं 50% दूंगा उसका, ऐसे ले लो मेरे से 50%। तुम्हारे लिए तो एक्सपेंस है, जिसका अकाउंट में 2 लाख है मुझे ट्रांसफर कर दो, 1 लाख मेरे से लेके चले जाओ, तुम्हारे लिए तो एक्सपेंस ही है। तो एक्सपेंस हो सकता है क्या तुम्हारे बैंक में पैसा पड़ा हुआ? नहीं। इनकम, इनकम कौन कौन लोग हैं? इनकम हुआ क्या बिजनेस का? नहीं हुआ। लाइबिलिटी, बैंक में जो पैसा रखा हुआ वो लाइबिलिटी है, 2000 3000। मैं ऐसा बोलूं, लाइबिलिटी टेंशन देता है, चुकाना पड़ेगा। अब आपने वोट दे दिया तो लाइबिलिटी टेंशन देता है, चुकाना पड़ेगा। अब आपके बैंक अकाउंट में जितना भी पैसा है, अब हम लोग सबको ट्रांसफर कर दो, हम तुम्हारी लाइबिलिटी लेते हैं। आप इन लोग के बैंक में जितना भी पैसा है, अपना बैंक डिटेल अपन इनको दे देंगे, इन लोग से ले लेते हैं। टेंशन नहीं होना चाहिए तुम लोग के पास। देखो, अब अपन सब एक जैसे हैं, तो तुम्हारी टेंशन हमारी टेंशन, और रात को तुम लोग टेंशन में सो, ये हम लोग नहीं चाहते। कल को टेंशन में कुछ हो गया तो
तुम्हारा बैंक अकाउंट में जितने पैसे सारा हम लोग को ट्रांसफर कर दो, तुम्हारी टेंशन जीरो। क्या बैंक में पैसा लाइबिलिटी है क्या? हाँ, आदमी के पास ज्यादा पैसा होता है तो टेंशन होता है। इज इट क्लियर? लेकिन सर्वाइवल जितना ही पैसा है ना, तो उसको टेंशन नहीं है। हाँ हाँ, यू वही तो बात है ना, हर किसी को आता नहीं है, प्रॉब्लम वहां है, इसीलिए उसको टेंशन है। किसी के पास इतना पैसा पड़ा हुआ है, अब उसको ये समझ नहीं आ रहा कि यूज कहाँ करूं, वो टेंशन। किसी के पास है तो टेंशन कि साला कल को कोई हमको उड़ा ना दे, चोरी करके ना लेके जाए, उस टेंशन में जी रहे हैं, राइट। एंड कुछ लोग हैं एंजॉय कर रहा है, बेसिक अर्निंग कमा रहे हैं। आपने आसपास सराउंडिंग्स में देखा होगा कि कुछ लोग आपकी फैमिली से कम पैसा कमा रहे हैं, बट दे आर लिविंग ए हेल्दी लाइफ एंड हैप्पी लाइफ। बट आपके फैमिली में इतना पैसा होके भी कभी कभी हम देखते हैं बहुत कलेश है, झगड़ा चल रहा है, दिन रात गुस्सा हो रहा है, पैसे के पीछे पागल की तरह भाग रहे हैं, राइट। तो वो क्या है, मतलब नहीं ना उस पैसे का, तो वो एक साइकोलॉजिकल फैक्टर है, वो अलग है। बट अभी मैं बात कर रहा था बैंक। बैंक में जो पैसा है, क्या वो लाइबिलिटी होगा क्या? नेवर एवर, दैट्स एन एसेट फॉर यू, वैल्यूएबल है ना तुम्हारे लिए। इज इट क्लियर? तो लाइबिलिटी क्या है? कैपिटल। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बैंक में जो पैसा आया वो एसेट है, लेकिन जिसके थ्रू आया है वो लाइबिलिटी है। तो कहना इससे यहां पे मेरा 10 लाख रुपए का एसेट इंक्रीज हुआ, इक्विवेलेंट 10 लाख रुपीज का लाइबिलिटी भी आ गया बिजनेस में। देख रहे हैं, एसेट इज इक्वल्स टू लाइबिलिटीज। एवरी टाइम बिजनेस में जितने भी ट्रांजेक्शन होंगे, हमेशा ऐसा ही होगा। सपोज अब बिजनेस में आपने क्या क्या, एक एसी परचेज किया 1 लाख रुपए का, एसी परचेज किया 1 लाख रुपए का, बताओ क्या होगा बिजनेस में, क्या इंपैक्ट होगा? एसी नाम का एक एसेट आ जाएगा, 1 लाख का एसी परचेज किया, पैसा कहां से जाएगा? बैंक से। बैंक माइनस हो जाएगा 1 लाख। क्लियर है? तो देखो क्या हुआ, बैंक वॉज माई एसेट, 1 लाख माइनस, एसी परचेज किया तो एसेट बढ़ा 1 लाख प्लस, प्लस माइनस जीरो। क्या अभी भी मेरा रेशियो सेम है क्या? एसेट इज इक्वल्स टू लाइबिलिटीज है या नहीं है ना? एवरी टाइम होगा, एवरी टाइम। व्हाई? बिकॉज ऑफ डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। कौन सा कंसेप्ट? डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट, इसी को अपन बोलते हैं डेबिट एंड क्रेडिट। Because of dual aspect concept, my asset will always be equals to liabilities plus capital. अब ऐसा क्यों लिखते हैं? मैं लिखा दूंगा बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट, सब कुछ। मेरा काम रहेगा कि अपन एक अभी इनिशियल डेज में हर दिन कुछ कुछ सीखेंगे, नेक्स्ट दिन थोड़ा लिखेंगे, फिर कुछ सीखेंगे, फिर लिखेंगे, ऐसे करते करते सब कुछ समझ जाएंगे। क्लियर है? लास्ट क्लास में एक टर्म सिखाता जाते जाते क्रेडिटर, आज आपने एक टर्म सीखा कैपिटल। अब बताओ कैपिटल को मेरे को अच्छे से सोफिस्टिकेटेड वर्ड में बोलना हो तो क्या है? कैपिटल क्या है? किसको हमने कैपिटल बोला था? ओनर को कैपिटल नहीं बोला था, ओनर ने जो पैसा इन्वेस्ट किया था उसको कैपिटल बोला था हमने, राइट। द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय बिजनेसमैन इनटू द बिजनेस इज नोन एज कैपिटल। क्लियर है? ठीक है। फिर 4 पिलर्स है, इनकम, एक्सपेंस, एसेट, लाइबिलिटी। एसेट का मतलब valuable item which can be converted into cash, or which will give me cash, or which will give me benefits, or which will reduce my cost, वो सब मेरे लिए एसेट्स है। लाइबिलिटीज क्या है? ऑब्लिगेशन ऑफ द बिजनेस, या फिर अमाउंट ओ टू द आउटसाइडर, पैसा जो मुझे बाहर वालों को देना है वो मेरे लिए लाइबिलिटी है। इज इट क्लियर? फिर आपने एक पढ़ा कंसेप्ट, कौन सा कंसेप्ट? बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। क्या था वो? इन द आई ऑफ लॉ, बिकॉज ऑफ दैट कंसेप्ट वी रिकॉर्ड कैपिटल एज ए लाइबिलिटी। ठीक है, अदरवाइज तो क्या होता, कभी उसको लाइबिलिटी बोलते ही नहीं हम लोग। ठीक है, ये समझा आपने। फिर आपने एक टर्म समझा डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। Because of that concept, your asset will always be
इक्वल्स टू लाइबिलिटीज, अब देखो मैं क्या लिख रहा हूं, एसेट विल ऑलवेज बी इक्वल्स टू लाइबिलिटीज प्लस, प्लस क्या किया, ये सी मतलब कैपिटल, क्यों अलग किया, अरे वैसे तो ये भी लाइबिलिटी है ना। लेट्स से सपोज मैंने बैंक से भी लोन लिया, मैंने बिजनेस में खुद ने इन्वेस्ट किया और मैंने बैंक से भी लोन लिया, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने जो इन्वेस्ट किया ये भी एक लाइबिलिटी है, और जो बैंक से लोन लिया है वो भी एक लाइबिलिटी है ना, क्लियर है। लेकिन अब मेरे को थोड़ा इंपॉर्टेंस तो देना चाहिए ना बिजनेस को, यार मैं मालिक हूँ, थोड़ा तो वैल्यू करो मेरी, राइट। तो वो क्या करता है, मालिक के पैसे को अलग कर देता है और बाकी जितने भी उसके लिए वो है आउटसाइडर। जैसे हमने यूजर्स में देखा, दो तरह का यूजर होता है, वन इज इंटरनल, अनदर वन इज एक्सटर्नल। इंटरनल में कौन थे, बेसिकली मालिक ही था, मैनेजमेंट भी मालिक ही होता है, राइट। तो उन लोग मालिक ही थे ना। तो यहाँ पे भी अपन क्या कर रहे हैं, लाइबिलिटीज को दो हिस्सों में बांट दिया, एक क्या है ऑनर्स और एक है, ये सब कौन है आउटसाइडर, और ये इंटरनल मालिक खुद। इसी को बोलते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। क्या बोलते हैं, इक्वेशन तो पढ़ा है बचपन में, LHS इज इक्वल्स टू RHS होता है हमेशा, हैंड्स प्रूफ्ड, फटाक से दो लाइन ऐसे लास्ट में कर देते हैं आप लोग, हैंड्स प्रूफ्ड हो गया। तो कोई भी ट्रांजेक्शन ले लो ऐसा होगा ही होगा, कोई भी ट्रांजेक्शन, चलो और एक ट्रांजेक्शन लेते हैं, आपको धंधा करना था, अब आपने क्या किया, एसी तो लगा दिया, और क्या करें, गुड्स परचेज किया उधार में, चलो फर्नीचर बना दे, चलो फर्नीचर भी चाहिए बिजनेस में, तो हमने 2 लाख रुपीज का फर्नीचर बाई किया। फर्नीचर बाई करने से क्या होगा ये बताओ, बिजनेस में फर्नीचर आ गया। अब बिजनेस के लिए फर्नीचर इनकम है, एक्सपेंस है, एसेट है, लायबिलिटी है, क्या है, एसेट। तो एक फर्नीचर आ गया हमारे पास 2 लाख रुपए का, उसके लिए पेमेंट भी तो किया होगा आपने, पैसा कहां से गया होगा, बैंक से, माइनस 2 लाख। देखो इस ट्रांजेक्शन से मेरा इक्वेशन में इंपैक्ट आएगा क्या, 2 लाख रुपए का एसेट इंक्रीज हुआ एंड 2 लाख से एसेट माइनस हुआ, क्या इक्वेशन सेम है, एसेट तो जीरो और लाइबिलिटीज भी जीरो, कोई भी ट्रांजेक्शन उठा लो हमेशा यही होगा, इसी को बोलते हैं डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। समझ में आया, एसेट क्लियर था, लाइबिलिटीज क्लियर था। अब और ज्यादा सेग्रीगेशन ड्रिल डाउन होता है इसके अंदर, बिजनेस के अंदर हम लोग एसेट्स को भी थोड़ा और क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। कुछ एसेट्स ऐसी होती है जो मैं बहुत समय के लिए यूज करूंगा, और कुछ एसेट्स ऐसी होगी जिसको मैं 1 ईयर के अंदर अंदर खत्म कर दूंगा, ठीक है। अब आपकी पर्सनल लाइफ का एग्जांपल्स लूं तो आपके पास वार्डरोब है आपका, जहां पे आप अपने कपड़े रखते हो, ठीक है। एक होता है रेगुलर वियर और कैजुअल वियर्स, जिसकी कोई इज्जत नहीं, जिसको आप ऐसे करके भी रख देते हो, ऐसे भी रखते हो, मिक्सड अप रहता है। लेकिन जो आपका पार्टी वियर होता है वो शायद कवर्स में रहता है, एक सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइज्ड वे में रहता है, ठीक है। फिर आती है आपकी ज्वेलरी, ऐसी गिरी हुई रहती है कि स्टडी टेबल पे पड़ी है ज्वेलरी, क्या हो गया दीदी आएगी, कोई बात नहीं पड़ी बहुत है अपने पास, ऐसे रख देते हो क्या, प्रॉपर से सेफ में रखते हो ना, क्यों, क्योंकि वो तो भाई जितना बार पार्टी में जाना है हर साल उसकी वैल्यू बढ़ेगी और लंबे समय तक यूज करेंगे ना। यानी आप अपनी पर्सनल लाइफ में भी यही करते हो, जो डेली टाइम की चीजें ना, जो रेगुलर बेसिस पे एक साल में, पता है तुमने आज एक ड्रेस खरीदा है, मैक्सिमम एक साल यूज करोगे, वो तो ज्यादा बोल दिया नहीं होता आजकल, एक या दो पार्टी कहानी खत्म, तो एक साल यूज करोगे उसके बाद में, अरे अमीर लोग अरे ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा, खत्म। लेकिन ज्वेलरी उसको तो सेफली रखोगे ना, चाहे एक बार नहीं 10 बार पहन लिया, इसका मतलब ये थोड़ी 10 बार ज्वेलरी पहनेगा आज तो ऐसे छोड़ो, गए घर पे गए पहन के गए थे, ऐसे ही रास्ते छोड़ो, ऐसे ही फ्लोर पे गिरा दिया, ऐसे होगा क्या, उसको तो प्रॉपर सिस्टमेटिक रखोगे ना। सेम थिंग बिजनेस के अंदर में, आपके लिए बिजनेस में जो लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए यूज होगा वो एसेट्स अलग है, और जो 1 ईयर के लिए है वो एसेट्स अलग होगा, ठीक है। द एसेट्स विच वी विल यूज फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर, उसको अपन बोलते हैं नॉन करंट एसेट,
क्या बोलते हैं, नॉन करंट एसेट। और जो सिर्फ 1 ईयर तक का ही है लाइफ, उसको अपन बोलते हैं करंट एसेट। अब एक बात बताओ, फिर से एक बार रिवाइंड करता हूं, क्लासिफाई कैसे करूं कि मेरे को वो एसेट मानना है, इनकम मानना है, या एक्सपेंस मानना है, या लॉस मानना है। कोई भी चीज है, आइटम है, उसको मुझे इनकम एक्सपेंस मानना है या एसेट लाइबिलिटी मानना है, कैसे देखूं? मैंने बोला एसेट फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है, लाइबिलिटी फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से, वेयर इज इनकम एंड एक्सपेंस प्रेजेंट। इफ फ्यूचर में कोई भी चीज आपको आएगी, इनफ्लो होगा, मिलेगा, चाहे बेनिफिट मिलो चाहे पैसा मिलो, दैट्स एन एसेट फॉर यू। इफ फ्यूचर में आपको कुछ भी पे करना है, तो आपके लिए वो क्या है, एवरी टाइम पे करना भी जरूरी नहीं है, काम करके देना भी एक लाइबिलिटी है। लेट्स से सपोज आप लोगों से मेरे को एडवांस में क्लास 12 का फीस मिल गया, एडवांस में ही 11 में ही आप लोगों ने अपनी सीट बुक करके 12 का फीस दे दिया, राइट? अब ये जो फीस मिला है मुझे, शुड आई कंसिडर इट एज माई इनकम, एक्सपेंस, एसेट और लाइबिलिटी? तुमने मुझे इसी साल 12 का फीस दे दिया, अब नेक्स्ट ईयर मुझे क्या करना पड़ेगा, काम करना ही पड़ेगा ना, पढ़ा के देना ही पड़ेगा मुझे, क्योंकि मैंने फीस आज दे लिया। तो वो जो पैसा तुम्हारा मेरे पास पड़ा है ना, खुशी नहीं दे रहा मुझे, टेंशन दे रहा है कि अगले साल तो मुझे पढ़ाना ही पड़ेगा, चाहे मैं चाहूं चाहे नहीं चाहूं, क्योंकि मैंने आज ही आपसे पैसा ले लिया ना, तो वो क्या हो गया, लाइबिलिटी। हमेशा ध्यान रखना, फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्लासिफाई एसेट एंड लाइबिलिटी। फ्यूचर में कुछ भी देना है, देन इट इज अ लाइबिलिटी। फ्यूचर में कुछ भी आएगा, देन इट इज एन एसेट। लेट्स से सपोज क्लास 11 में मैंने किसी स्टूडेंट को पढ़ाया, ठीक है, बट ड्यू टू फाइनेंशियल कंडीशन उसने पैसा नहीं दे पाया, उसने बोला भैया मैं 12th में साथ में फीस दे दूंगा, राइट? तो 11th का स्टूडेंट जिसने मुझे फीस नहीं दिया, वो जो फीस है वो मेरे लिए एसेट होगी, लाइबिलिटी होगी, इनकम होगी, एक्सपेंस होगी, क्या होगी, एसेट। क्योंकि फ्यूचर में मेरे को पैसा मिलेगा उससे। यू हैव टू जस्ट सी द फ्यूचर। इफ फ्यूचर में पैसा मिलेगा देन इट इज एन एसेट, इफ फ्यूचर में पे करना है देन इट इज अ लाइबिलिटी। लेट्स से आपने गुड्स परचेज किया, गुड्स का मतलब क्या था, लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, गुड्स, गुड्स किसको बोलते हैं, यस, जो रीसेल पर्पस के लिए हम बाई करते हैं उसको गुड्स बोलते हैं। द थिंग इन विच वी डील, अरे एग्जांपल दिया था, मेडिसिन स्टोर वाले के लिए मेडिसिन इज द गुड्स, गारमेंट वाले के लिए कपड़ा इज द गुड्स, ग्रोसरी वाले के लिए दाल चीनी ये सब उसके लिए क्या है, गुड्स है। इज इट क्लियर? तो मैंने क्या किया, गुड्स परचेज किया क्रेडिट में, उधार में। तो जिससे उधार में परचेज किया वो पर्सन मेरे लिए क्या है, एसेट है, लाइबिलिटी है, इनकम है, एक्सपेंस है, क्या है, क्यों, देना है। इज इट क्लियर? वैसे ही मैंने एक कस्टमर को गुड सेल किया, उससे पैसा नहीं आया, वो बाद में देगा मुझे, तो वो कस्टमर मेरे लिए एसेट है, लाइबिलिटी है, इनकम है, एक्सपेंस है, क्या है, क्योंकि उससे पैसा मिलेगा। इज इट क्लियर? आई बात समझ में? लेट्स से आपका प्रीमाइसेस है, ठीक है, रेंट पे करते हो, मंथली रेंट। आपने क्या किया, लैंडलॉर्ड को, अपना ईयर कब एंड होता है, जो कोई 31 दिसंबर बोलता पाप लगता है उसको, हम लोग अकाउंट्स के बंदे, अपना ईयर कब खत्म होता है, 31 मार्च। तो मैंने क्या किया, लैंडलॉर्ड को 31 मार्च का तो रेंट दे ही दिया, नेक्स्ट 2 मंथ्स का रेंट भी दे दिया, राइट? अप्रैल एंड मई का भी दे दिया, नेक्स्ट ईयर का। अब वो जो 2 मंथ्स का जो मैंने रेंट दिया है लैंडलॉर्ड को, दैट अमाउंट विल बी माय एक्सपेंस, इनकम, एसेट और लाइबिलिटी। क्या होगा, कुछ ने बोला एक्सपेंस, एनीथिंग एल्स, एसेट, कोई एसेट के साथ, एक जन है एसेट के साथ, बाकी लोग न्यूट्रल। एक्सपेंस के साथ वो कुछ वोट्स तो है, अब की बार 400 पार, ना तो एसेट के साथ हो
ना एक्सपेंस के साथ हो, तो दो ही बच रहा है, इनकम, लाइबिलिटी। लाइबिलिटी के साथ कोई भी नहीं। इनकम, चार ही ऑप्शन था, नन ऑफ द अबव तो ऑप्शन भी नहीं था, जिसका हाथ नहीं रेज हुआ। ए बाबा रे बाबा। तो बेसिकली मेरे पास दो ही तरह के कंटेंडर है, एक बोल रहा है एक्सपेंस और एक बोल रहा है एसेट। द करेक्ट आंसर इज एसेट। फ्यूचर में अब 2 महीने के लिए लैंडलॉर्ड मुझसे रेंट भी नहीं मांगेगा और मना भी नहीं कर सकता प्रीमाइसेस यूज करने के लिए। जैसे कि अब 2 महीना तक मैं रेंट नहीं दूंगा फिर भी यूज कर पाऊंगा ना, तो मुझे रिटर्न में क्या मिल रहा है, फ्री सर्विस मिल रहा है ना, पे भी नहीं करना पड़ रहा है, तो मिलेगा, मेरे को मिल रहा है, दैट मीन्स एसेट। और मुझे देना पड़ेगा, दैट मीन्स सपोज मेरा एक एम्प्लॉय है, मैंने उसको फेब का सैलरी नहीं दिया, मार्च का सैलरी नहीं दिया, ये 2 मंथ का सैलरी मैं उसको अप्रैल के साथ में पे कर रहा हूं। तो अप्रैल में जो मैंने फेब और मार्च का सैलरी पे कर दिया, तो फेब और मार्च का जो सैलरी जो मैंने नहीं दिया था उसको, वो मेरे लिए इनकम था, एक्सपेंस था, एसेट था या लाइबिलिटी? देना पड़ेगा ना फ्यूचर में। समझ में आया? इसी तरीके से धंधे में क्लासिफाई करना है। इफ मुझे देना है कुछ भी, देन इट विल बी लाइबिलिटी, और कुछ भी आना है तो आना है, मतलब पैसे ही आना होता है क्या? नहीं, इवन सर्विसेज भी मिलना हो उसको अपन एसेट बोलते हैं। इज इट क्लियर? आई बात समझ में? तो चार पिलर है बिजनेस के, कौन से? इनकम, एक्सपेंस, एसेट, लाइबिलिटी। एसेट क्या होता है? वैल्यूएबल आइटम्स विच विल गिव मी कैश बेनिफिट और रिड्यूसेस माय कॉस्ट, उसको अपन एसेट बोलते हैं। लाइबिलिटी क्या है? ऑब्लिगेशन ऑफ द बिजनेस विच वी ओ टू आउटसाइडर, ठीक है, विच वी ओ टू आउटसाइडर। कैपिटल क्या है? अमाउंट इन्वेस्टेड बाय बिजनेसमैन इनटू द बिजनेस। बिजनेस के लिए कैपिटल एसेट है या लाइबिलिटी? कैपिटल बिजनेस के लिए एसेट है या लाइबिलिटी? अरे वापस चुकाना पड़ेगा ना, बिजनेस ने उसको पैसा दिया, बिजनेसमैन ने पैसा दिया है। क्लियर है? आई बात समझ में? बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट क्या था? टू सेपरेट पर्सन इन द आई ऑफ लॉ। ठीक है, वो पतंजलि वाला एग्जांपल अपन केस करेंगे तो किस पे करेंगे? पतंजलि कंपनी पे, ना कि बाबा रामदेव पे। इज इट क्लियर? बिकॉज ऑफ बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। फिर ये इक्वेशन हमेशा एक अकाउंटिंग इक्वेशन सिखा था, क्या था? एसेट इज इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। वाई बिकॉज ऑफ डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। ठीक है, पहले बिना लिख के याद करना सीखो, फिर तो लिखेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट क्लास में ये सब लिख लेंगे, थोड़ा बहुत और टर्म्स धीरे धीरे करके बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स खत्म हो जाएगा। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।